हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी डेरिवेशन, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। गॉस लॉ का बेसिकली स्टेटमेंट क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to the 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that surface। कि आपके पास एक सरफेस है, वहां से अगर फील्ड लाइंस पास हो रही है तो क्योंकि एक एरिया से पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, वो किसके इक्वल है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। अब इसको डिस्कस करते हैं। अभी मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है। गॉस ने क्या बोला कि अब एक चार्ज के अराउंड एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। अभी क्योंकि ये सरफेस बहुत बड़ा है, हम अगर इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, हम इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें, हम कहते हैं कि अच्छा भी ये इसका एक एरिया एलिमेंट है। कितना एरिया एलिमेंट है? सपोज डी एस। अगर टोटल सरफेस का एरिया एस है तो इसका एरिया एलिमेंट डी एस है, और एरिया एलिमेंट एक वेक्टर होता है और जो वेक्टर का सिंबल एस के ऊपर होगा। और इस छोटे से एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ई। और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास, जैसे यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया है और यहाँ पर ये ऊपर वाला सरफेस है, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द ये जो हमारा सरफेस है। नीचे वाला क्या होगा? आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द ये जो हमारा सरफेस है। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो यहां से हमने क्या किया? यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इसका एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या है? आउटवर्ड है। और यहां पर हमारा क्या है? आर। ये रेडियस कितना है हमारा? आर। ओके। तो और डीएस भी किधर है? इधर है हमारे पास। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? डी फाइव इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। दोनों में हम वेक्टर लॉ लगाते हैं, क्या बन जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्या बन जाएगा? ईडीएस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो फ्लक्स क्या हो गया? ईडीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास? 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्र। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अभी अगर हम इंटीग्रेशन करें, ये स्टेप अगर हम ये वाले स्टेप छोड़ दें, अगर हम इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करें, ओके, तो इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन डी फाई इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5। और दूसरे को हमने ऐसा रहने दिया ईडीएस। ईडीएस क्या था? 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्र। डीएस लिखा रहने दिया। अब ये बाकी फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गए, डीएस आ गया हमारे पास। अब अगर हम मान लें कि वो जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। 4πr² कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 5 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका डेरिवेशन। तो बड़ा आसान है, आपको याद रखना है कि एंगल 0 बन रहा है, आपने ई का वैल्यू पुट करना है, डी एस का आपने एरिया का वैल्यू पुट करना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन हम लेटर सेक्शंस में करेंगे, पर बेसिकली बता देता हूँ कि अगर हमारे पास किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है हमें, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चाहे वो स्फेरिकल सिमेट्री है, सिलेंड्रिकल है, प्लेनर सिमेट्री है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो। लिमिटेशंस क्या है? अगर कोई नॉन गॉसियन सरफेस है तो वहां पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता। मतलब कि सरफेस इनक्लोज्ड हो, सरफेस एक वॉल्यूम को कंप्लीटली इनक्लोज करे, वहां पर ही हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटली इनक्लोज का मतलब क्या है? ये एक सिंबल होता है सरफेस इंटीग्रल का। इस सिंबल का मतलब होता है कि इस सरफेस के अंदर वॉल्यूम इनक्लोज है, और ये एक सरफेस इंटीग्रल बोलता हूँ, इस सरफेस के अंदर वॉल्यूम इनक्लोज नहीं है। ओके। तो ऐसे सरफेसेस के अंदर वॉल्यूम इनक्लोज है, वहां पर आप गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस लॉ, डेरिवेशन, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। थैंक यू।